वेलकम स्टूडेंट्स इन आवर टुडेस क्लास। और आज की क्लास में हम अपना 16वां चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और हमारे 16वें चैप्टर का टॉपिक है जल एक बहुमूल्य संसाधन। जल हमारे लिए बहुत ही बहुमूल्य है। अक्सर आपके स्कूलों में कंपटीशंस होते होंगे, पोस्टर मेकिंग कंपटीशन होते होंगे, स्लोगन राइटिंग कंपटीशन होते होंगे और आपके स्कूलों में जल दिवस भी सेलिब्रेट करते होंगे। हमारे जो जल दिवस है वो हर वर्ष 22 मार्च को सेलिब्रेट होता है और बच्चों को उस दिन निबंध भी लिखने के लिए बोल देते हैं कि जल की उपयोगिता लिखें, जल को मितव्ययता से कैसे प्रयोग कर सकते हैं वो लिखें, जल को क्यों बचाना चाहिए और कुछ प्रोजेक्ट वर्क भी बच्चों को दिए जाते हैं। तो इस तरह से इन कंपटीशंस में होते हुए आपने कई जल के साथ जुड़े हुए स्लोगन भी सुने होंगे, आपने लिखे भी होंगे, जैसे जल है तो कल है, जल ही जीवन है, यदि जल उपलब्ध है तो हमारा भविष्य सुरक्षित है। और 22 मार्च को आप जल दिवस भी सेलिब्रेट करते होंगे। तो ये सारी चीज़ें हमें क्या बताती हैं कि जल हमारे लिए बहुत उपयोगी है। हम अपनी लाइफ जो है, जो जीवन है, वो जल के बगैर उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, इमेजिन भी नहीं कर सकते। हमारे लिए इम्पॉसिबल होगा अगर लाइफ जो है वो हमें ये कहा जाए कि आप जल के बगैर लाइफ इमेजिन करके दिखा दो। तो दैनिक जीवन में हम जल का उपयोग कहाँ कहाँ पे करते हैं। देखिए, पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, नहाने के लिए, बर्तन और कपड़े धोने के लिए, फसलों की सिंचाई के लिए और यहाँ तक कि कारखानों में अगर प्रोडक्शन होती है तो वो भी जल की बिना वो भी पॉसिबल नहीं है। तो अगर हम ये देखें कि जितना जल हमें चाहिए, जितना जल हम उपयोग करते हैं, क्या पृथ्वी पर उतना जल अवेलेबल है? पृथ्वी पर कितना जल उपलब्ध है जो हम प्रयोग में ला सकते हैं? तो अगर पृथ्वी पर जल की उपलब्धता की बात करें तो आपने ये देखा होगा, जब पृथ्वी का ग्लोब आप देखते हो कि ग्लोब पूरा का पूरा काफ़ी ज़्यादा पोर्शन जो होता है वो नीले रंग का दिखाई देता है। तो नीला रंग शो करता है जल को। तो इसका मतलब ये हुआ कि पृथ्वी की सतह का लगभग 71% भाग जल से ढका है। समस्त जल समुद्रों और महासागर, नदियों, तालाबों, ग्लेशियरों, भौम जल और वायुमंडल में पाया जाता है। लेकिन ये जल मानव उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। मानव उपयोग के लिए उपयुक्त जल अलवण जल होता है, जिसे हम आम भाषा में ताज़ा जल कहते हैं। अब जल जो है वो तो 71% मौजूद है, लेकिन वो सारा का सारा हम प्रयोग नहीं कर सकते, हम सारा का सारा उपयोग में नहीं ला सकते। हम सिर्फ अलवण जल, जिसे हम ताज़ा जल कहते हैं, सिर्फ उतना ही उपयोग में ला सकते हैं। तो अब हमें ये देखना है कि अवेलेबल कितना है, उपलब्ध कितना है और हम यूज़ कितना कर सकते हैं। तो उसके लिए अगर हम ये एक्टिविटी करें कि एक बाल्टी पानी की भर ली, तो बाल्टी जो हमने पानी की भरी है ये तो हमें इंडिकेट करता है कि पृथ्वी पर कितना जल मौजूद है। पूरी पृथ्वी पर अगर एक पूरी बाल्टी भरी हुई पानी की है तो उसमें से एक मग पानी निकाल लिया जाए। 20 लीटर की बाल्टी भरी हुई है और उसमें से 500 मिलीलीटर का पानी जो है वो एक मग भरा हुआ है, तो वो हमारा बनता है अलवण जल। और अगर उस एक मग में से भी 100 मिलीलीटर का एक गिलास पानी का भर लिया जाता है तो वो हमारे पास बनता है भौम जल। भौम जल मतलब भूमि के नीचे, जो भूमि स्तर के नीचे जो जल मौजूद है उसको हम क्या कहते हैं? भौम जल कहते हैं। और उसमें से भी अगर एक चम्मच पानी निकाल कर साइड पे रख लें तो वो जो पानी बनता है, एक चौथाई चम्मच पानी, वो क्या बनता है? झीलों और तालाबों में मौजूद पानी अलवण जल। तो प्रयोग होने वाला आप पानी देख लीजिए कितना है, कितने प्रपोर्शन में है। एक पूरी भरी हुई बाल्टी में से हम कितना जल जो है वो प्रयोग में ला सकते हैं। तो भूमि के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर जल की उपलब्धता कितनी है और उपयोग में आने वाला जल कितना है, वो हम इस मेजरमेंट से अंदाज़ा
अच्छे से लगा सकते हैं। तो जो जल है वो हमारी पृथ्वी के ऊपर किन किन अवस्थाओं में मौजूद है। अब हमें ये तो पता है कि जल की तीन भौतिक अवस्थाएं होती हैं, एक होता है ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस। अब ठोस फॉर्म में, ठोस अवस्था में जल हमारे पृथ्वी के ऊपर कहाँ कहाँ पे किस किस फॉर्म में मौजूद है। जैसे ध्रुवों पर जमी हुई बर्फ़, या हम ये कह लें कि पर्वतों के ऊपर जो बर्फ़ जमी हुई है, वो जो बर्फ़ गिरती है, हिमपात होता है, वो ठोस फॉर्म में जल ही तो अवेलेबल है हमारे पास। फिर उसके बाद द्रव की शक्ल में महासागरों में, नदियों में, झीलों में, तालाबों में, भौम जल, ये सभी क्या है, द्रव की शक्ल में है। और गैसियस अवस्था में जल वाष्प के रूप में भी जल हमारे पास उपलब्ध है। तो ये जल की तीनों अवस्थाएं पृथ्वी पर मौजूद हैं, ठोस भी, बर्फ की शक्ल में, हिम की शक्ल में, द्रव भी मौजूद है नदियों में, तालाबों में, भौम जल, समुद्रों में। तो इन सभी जगहों पे द्रव की शक्ल में जल मौजूद है, और वाष्पों की शक्ल में हमारे पास वायुमंडल में भी जल जो है वो मौजूद है। अब ये जल की अवस्थाएं तो हो गई, इनको समझने के लिए हम इस चित्र को देखें। जैसे यहाँ पे जो जल है वो हमारे पास अवेलेबल है भौम जल की शक्ल में। ये जो 1 नंबर पे है भौम जल है। उसके बाद ये समुद्रों में या जलाशयों में भरा हुआ जल है, जो सूरज की गर्मी से वाष्पित हो रहा है। वाष्पित होकर ये ऊपर क्या बना रहा है, बादल बना रहा है। फिर इसके बाद जो पेड़ पौधे होते हैं वो वाष्पोत्सर्जन करते हैं। वाष्पोत्सर्जन से भी वाष्प जो है वो ऊपर जाते हैं और बादल बनते हैं। फिर ये जो बादल हैं ये आगे आके ज़मीन के ऊपर वर्षा करते हैं। अगर यही वर्षा मैदानी इलाकों में होती है तो द्रव की शक्ल में होगी, अगर यही वर्षा पहाड़ी इलाकों में होगी तो ये बर्फ़ की शक्ल में होगी। फिर ये जो पानी है ये जल की शक्ल में या बर्फ़ की शक्ल में ज़मीन के ऊपर आता है, और ज़मीन में ये पानी रिसना शुरू हो जाता है, और भूमि में रिसता हुआ ये भूजल के या भौम जल का हिस्सा बन जाता है। तो ये जो जल चक्र है ये हमारी पृथ्वी के ऊपर निरंतर चलता रहता है। कभी वर्षा होती है, कभी हिमपात होता है, कभी वाष्पोत्सर्जन होता है। तो ये सारा प्रोसेस जो है वो जल चक्र वाला हमारे पास चलता रहता है। तो अब हम आगे आते हैं, कुछ हमारे पास एक्टिविटी है एक। तो इसमें पहला वर्ड जो है वो है जो वर्ड जंबल में है इनका मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। पहले वर्ड का तो बनता है भौम जल। ये क्या बन रहा है हमारे पास, भौम जल बन रहा है। पहला वर्ड क्या है, भौम जल। फिर उसके बाद दूसरा वर्ड आपके पास क्या आ जाता है, ये भी जंबल में लिखा हुआ है, इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हमारे पास बनता है वाष्प। ये क्या बनता है, वाष्प बनता है। फिर उसके बाद तीसरे नंबर की बात करें तो तीसरा संघनन। तीसरा वर्ड हमारे पास क्या है, संघनन। फिर चौथा वर्ड है, चौथा वर्ड भी आपके लिए बहुत ही फेमिलियर वर्ड है, बादल। जंबल में लिखा हुआ है ल द बा, बादल। पांचवा वर्ड है आपका वाष्पोत्सर्जन। पांचवा वर्ड क्या है, वाष्पोत्सर्जन। छठा वर्ड ये है आपका, मैं आपको लिखकर बताती हूँ फिर उसके बाद इसका मतलब बताऊंगी। अंतः संयंदन। अंतः संयंदन क्या होता है, जब पानी, ज़मीन का पानी रिसता हुआ भौम जल का हिस्सा बन जाता है तब हम उसे क्या कहते हैं, अंतः संयंदन। फिर उसके बाद अगला आपके पास क्या आता है, वर्षण। वर्षण क्या होता है, वर्षा का नीचे गिरना, वर्षा होना को हम क्या कहते हैं, वर्षण कहते हैं। तो इसके बाद हम आगे चलते हैं। जल का बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है भौम जल। तो जल हम मृदा की गहराई तक खोदते हैं तो हम उस स्तर तक पहुंच जाते हैं जहां मृदा के कणों के बीच के रिक्त स्थान और चट्टानों के बीच के स्थान में जल भरा होता है।
उस परत की ऊपरी सीमा भौम जल स्तर कहलाती है। भौम जल स्तर 1 मीटर से भी कम गहराई पर अथवा भूमि में अनेक मीटर की गहराई में भी हो सकता है। इसका कहने का मतलब ये है कि जब हम मिट्टी खोदते हैं और कई बार तो जल जो होता है वो बहुत जल्दी आ जाता है, जल का स्तर बहुत जल्दी आ जाता है, हमें ज़्यादा गहराई तक नहीं खोदना पड़ता। लेकिन रेगिस्तानी इलाकों में या पठारी इलाकों में, चट्टानी इलाकों में हमें काफ़ी नीचे तक खोदना पड़ता है, बहुत गहराई तक खोदना पड़ता है, जहाँ से हमें जल अवेलेबल होना शुरू होता है। तो यहाँ पे इस लाइन को कहने का मतलब यही है कि भौम जल स्तर 1 मीटर से भी कम गहराई पर, कई जगह पर तो 1 मीटर से भी कम गहराई पर पानी आ जाता है, और कई जगहों पर अनेक मीटर की गहराई पर भी पानी अवेलेबल नहीं हो पाता, वहाँ पे हमें गहरा खोदना पड़ता है। तो भौम जल स्तर के नीचे पाया जाने वाला जल जो होता है हम उसे क्या कहते हैं? भौम जल कहते हैं। भौम जल स्तर के नीचे जो भी जल हमारे पास अवेलेबल होता है हम उसे क्या कहते हैं? भौम जल कहते हैं। फिर इसके बाद आता है भौम जल के स्रोत। अब भूमि में जो जल रिसता हुआ अंदर जाता है उसके स्रोत क्या है? सबसे पहले तो वर्षा, जो वर्षा से जल नीचे आता है उनमें से, और दूसरा क्या आता है? नदियों और तालाबों में से भी जो सतह वाला पानी होता है, ऊपर वाला तो फ्लो कर ही रहा है, लेकिन जो नीचे टच हो रहा पानी है वो भी तो नीचे रिसता हुआ जाएगा। तालाबों में भी ज़मीन तो कच्ची है, हमने उसके ऊपर कोई प्लस्तर तो किया नहीं हुआ नेचुरल नदियों के ऊपर या तालाबों के ऊपर, जिससे पानी वो नीचे नहीं रिसेगा। तो पानी जो है, एक तो सबसे पहले तो वर्षा का जल जो नीचे आता है वो रिसता रहता है। फिर उसके बाद नदियों और तालाबों में से भी जो पानी होता है वो जल मृदा से रिसता हुआ नीचे भूमि में गहराई तक जाता रहता है और भौम जल का हिस्सा बन जाता है। भूमि में जल का रिसाव अंतः संयंदन कहलाता है। ये हमने अभी पीछे एक एक्टिविटी में भी इस वर्ड को किया है। इस तरह भौम जल की पुनः परिपूर्ति हो जाती है। तो परिपूर्ति कहने का मतलब जितना हमने जल लिया वापस उसकी पूर्ति हो गई, रिसता हुआ पानी वापस अंदर चला गया, तो इसको हम क्या कहते हैं? परिपूर्ति होना। तो पुनः भौम जल की परिपूर्ति हो जाती है जब वर्षा का जल जो है वो नीचे आता है। इस प्रकार संचित भौम जल के भंडारों को जल भर कहते हैं, और जल भरों के जल को नलकूपों की मदद से प्राप्त कर सकते हैं, या हैंडपंप लगाकर हम उस जल को निकाल लेते हैं, नलकूपों की मदद से हम उस जल को निकाल लेते हैं। शर्त इतनी ही है कि जितना पानी हम निकालते हैं अगर उतना ही वर्षा के थ्रू या नदियों और तालाबों के थ्रू वो रिसता हुआ नीचे फिर चला जाता है तो फिर तो परिपूर्ति हो जाती है। लेकिन हम उपयोग तो ज़्यादा कर रहे हैं और परिपूर्ति उसकी इतनी हो नहीं रही है, या वर्षा कम हुई है या तालाब सूख गए हैं, तो इस उस कंडीशन में जल का रिसाव भी कम होगा और परिपूर्ति भी नहीं हो पाएगी। लेकिन इधर से निरंतर हम जल तो बाहर निकालते ही चले जा रहे हैं, उस केस में जल स्तर जो होता है वो और नीचे चला जाता है, पानी और नीचे गहराई पर चला जाता है, और नीचे जल भंडार जो होते हैं या जो हम जिसको हम जल भर बोलते हैं वो भी धीरे धीरे खाली होने शुरू हो जाते हैं। तो आजकल इन जल स्रोतों के ऊपर जो भौम जल है उसके ऊपर संकट आन पड़ा है। क्यों? क्योंकि हमारी जो जनसंख्या है वो लगातार बढ़ रही है, तो इसका अवक्षय भी हो रहा है। वर्षा जल के रिसाव से भौम जल की पुनः परिपूर्ति हो जाती है। भौम जल स्तर तब तक प्रभावित नहीं होता जब तक हम उतना ही जल निकालें जितने की पूर्ति प्रकृति कर दे। लेकिन जब जल की पूर्ति पर्याप्त नहीं होती तब भौम जल स्तर नीचे गिर जाता है, और इसका मुख्य कारण जो है, कई बार कम वर्षा होती है, ये भी एक मेन कारण है कि वर्षा कम होगी, भूमि में जल का रिसाव कम होगा और परिपूर्ति जो होनी थी वो नहीं हो पाती है। दूसरा एक बहुत ही बड़ा कारण है कि जनसंख्या हमारी लगातार वृद्धि कर रही है, और जनसंख्या बढ़ रहेगी तो उसके लिए हमें खेत भी बढ़ाने पड़ेंगे,
हमें उनके प्रोडक्शन के लिए कारखाने भी उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा। प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए कारखाने लगाने पड़ेंगे, और जो कारखाने होते हैं वो भी क्या करते हैं, भौम जल का प्रयोग करते हैं अपनी प्रोडक्शन के लिए। और बढ़ती हुई जनसंख्या के भोजन की आपूर्ति के लिए भी खेत लगाने हैं, खेत उगाने हैं, खेतों पे फसलें उगानी हैं, फसलों की सिंचाई करनी है। और फसलों की सिंचाई के लिए भी किसान क्या यूज़ करते हैं, भौम जल यूज़ करते हैं। तो भूमि का जो जल है उसका उपयोग तो लगातार बढ़ रहा है, लेकिन वर्षा अगर कम हो तो परिपूर्ति नहीं हो पाती है, जिस वजह से जो भूमि का जल स्तर है वो लगातार नीचे गिरता जा रहा है। और जनसंख्या बढ़ने से भवनों, दुकानों और सड़कों के निर्माण की भी मांग बढ़ जाती है। अनियमित वर्षा के कारण जल की उपलब्धता में कमी हो जाती है। किसानों ने भी सिंचाई के लिए भौम जल का उपयोग करना पड़ता है। जल का उपयोग सभी उद्योगों द्वारा किया जाता है। उद्योगों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है, और उद्योगों द्वारा उपयोग किए जाने वाला जल भूमि से ही निकाला जाता है। फिर है जल का वितरण। अब जल का मेन स्रोत हमारे पास क्या है, वर्षा। वर्षा होगी तभी नदियों नालों में पानी भरेगा, तालाबों में पानी भरेगा। अगर जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे हिमपात होगा तो ही वहाँ पे बर्फ़ गिरेगी, तभी जो 12 महीने बहने वाली नदियाँ उनमें पानी भरेगा। तो हमारे पास जल का मेन स्रोत क्या है, वर्षा है। लेकिन ये कोई निश्चित तो है नहीं कि हमने किसी को पेमेंट देनी है तो उतनी वर्षा हो जानी है। ये तो एक प्राकृतिक घटना है, प्रकृति के ऊपर डिपेंड करता है कि वर्षा कितनी होनी है। तो कुछ स्थानों पर कई बार अच्छी वर्षा हो जाती है, लेकिन रेगिस्तानी इलाके जो हैं वहाँ पे अक्सर वर्षा क्या होती है, कम होती है। और भारत तो देश ही बहुत विशाल है, वहाँ पे तो वर्षा कई जगह पर ज़्यादा होती है, कई जगह पर बहुत कम होती है, कई जगह पर मध्यम होती है। भारत जैसे देश में कितनी वर्षा होती है इसके समझने के लिए हमारे पास इसका मानचित्र है। अब ये मानचित्र क्या दिखाता है, जहाँ जहाँ पे काला एरिया है, ब्लैक कलर किया हुआ है, वहाँ पे तो वर्षा बहुत ही ज़्यादा होती है। 400 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। तो 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होने का मतलब कि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बरसात होना, और ये समझ लीजिए कि तकरीबन वर्ष भर ही बरसात होती रहे। फिर उसके बाद जहाँ पे पर्पल सा जोन है, जैसे यहाँ पे ये देखिए, ये पर्पल सा जोन बना हुआ है, ये पोर्शन ब्लैक के आसपास, ये वाला ये पर्पल जोन है। इधर से इस ब्लैक के आसपास भी ये जो है ये थोड़ा सा ये पर्पल जोन बना हुआ है। तो ये यहाँ पे 200 से 400 सेंटीमीटर वर्षा होती है। जो गहरा नीला रंग है, जैसे ये आपका गहरा नीला रंग है, तो इस गहरे नीले रंग में 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा। हल्का जो नीला रंग है उससे भी थोड़ा सा गहरे से थोड़ा सा हल्का में आ जाता है, उसमें 60 से 100 सेंटीमीटर तक वर्षा। फिर धीरे धीरे जैसे हल्कापन यहाँ पे इस पोर्शन में आपके पास आ जाती है 40 से 60 सेंटीमीटर वर्षा, फिर 20 से 40 सेंटीमीटर, फिर 0 से 20 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आप हिसाब लगा लो कि जैसे जैसे आप यहाँ से इधर आते जा रहे हैं, वर्षा वैसे वैसे क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो ये काले पोर्शन में सबसे ज़्यादा यहाँ पे, और इस पोर्शन में सबसे ज़्यादा कम वर्षा। तो भारत जैसे देश में जहाँ पे वर्षा वैसे भी अनियमित रहती है, और जगह के ऊपर भी कई जगह पर अच्छी वर्षा हो रही है, कई जगह पर सूखा पड़ रहा है या अल्प वर्षा हो रही है। तो ये जो दिक्कत है ये हमारे देश की दिक्कत रहती है कि यहाँ पे वर्षा जो है वो अनियमित रहती है, और इसी वजह से जो जल के स्रोत हैं वो अनियमित हो जाते हैं,
कई बार तो इतनी वर्षा हो जाती है कि बाढ़ आ जाती है, और कई बार इतना अल्प वर्षा होती है कि सूखा पड़ जाता है। तो इस तरह की कंडीशन से बचने के लिए हमें जल का प्रबंधन करना बहुत ज़रूरी है। जल हमारे लिए उपयोगी है, इसलिए हमें जल का प्रबंधन करना चाहिए ताकि जल व्यर्थ ना चला जाए। जहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्षा होती है वहाँ पे जल का भंडारण भी अच्छा होना चाहिए, अच्छे तरीके से होना चाहिए, और नदियों को इस तरह से लिंक होना चाहिए आपस में, ताकि जहाँ पे वर्षा कम होती है वहाँ पे ज़्यादा वर्षा वाले एरियाज में से पानी के स्रोत जो है, पानी के भंडार जो हैं, वो उधर की तरफ भेजे जा सके, वहाँ पे भी सिंचाई पानी की कमी को जो है वो पूरा किया जा सके। आपने कई बार देखा भी होगा, समाचारों में सुना होगा, और रेगिस्तानी इलाकों में तो ये भी देखा है कि जो लोग हैं, जो महिलाएं हैं, वो बहुत दूर दूर से अपने मटके जो हैं भर कर लाती हैं। एक कुएं में कितनी कितनी पूरा पूरा गांव जो होता है वो पानी भरने के लिए जाता है। और कई बार आपने जल के लिए प्रोटेस्ट होते हुए भी या धरने देते हुए भी लोगों को सुना होगा। तो ये जो कुप्रबंधन होता है, ये पानी का जो कुप्रबंधन है वो काफ़ी दिक्कत भी दे सकता है, और ये कुप्रबंधन कई बार व्यक्तिगत लेवल पर भी हो जाता है। जैसे कई बार क्या होता है कि हम ब्रश कर रहे हैं तो वॉश बेसिन में जो नल है वो ऐसे ही चल रहा है। नहाते समय अगर हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है या हमें अच्छा लग रहा है तो फाउंटेन के नीचे या हम जो है मज़ा लेते रहते हैं। तो इस वजह से भी अगर बच्चे आपस में खेल रहे हैं तो पाइप से भी खेलना शुरू कर देते हैं। तो वहाँ पे कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हम करते हैं, बाइक्स या कार, गाड़ियाँ, ये हम अगर साफ़ रखनी चाहते हैं तो कपड़ा मारने की बजाय हम इसको लगातार धो ही देते हैं कि जी कोई बात नहीं, हमारे पास पानी अवेलेबल है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। पानी का प्रबंधन जो है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा भविष्य तभी सुरक्षित हो सकता है अगर हम जल को सुरक्षित करेंगे, जल को बचाएंगे। तो किसानों ने भी आजकल पानी की मितव्ययता की ओर ध्यान देना शुरू कर दिया है। वो भी सिंचाई के लिए अब स्प्रिंकल इरिगेशन मेथड या ड्रिप इरिगेशन मेथड, इनका प्रयोग करते हैं। और जल को संग्रहित करने का हमारे देश में वैसे भी परंपरा चलती है। पहले बावड़ियाँ बनाई जाती थी पानी को स्टोर करने के लिए, उनके संग्रहण के लिए। तो इस तरह से जो जल का भंडारण करना, इसको हम जल संग्रहण करना भी कहते हैं। आधुनिक विधियों में वर्षा के जल को जो संग्रहण किया जाता है, उसको उसका संग्रहित किया जाता है। इसको हम रूफ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी कहते हैं। होता क्या है कि जो बरसात होती है जब, तो परनालों में से पानी अक्सर ऐसे ही बहता है, बिल्कुल वेस्ट जाता है वो पानी। तो एक रूफ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, इसमें क्या होता है कि जो वर्षा का जल छत के ऊपर गिरता है, होता तो साफ है, तो एक पाइप के थ्रू ज़मीन में जो गहरा खड्डा होता है उसमें उस जल को भर लिया जाता है, ताकि भविष्य में उसका प्रयोग किया जा सके। तो इस तरह से बड़ी बड़ी डिग्गियाँ बनाकर, घर के अंदर ही बड़ी बड़ी डिग्गियाँ बनाकर उनमें उस पाइप को छोड़ दिया जाता है। तो वो पानी जो होता है, छत वाला पानी, साफ़ ही होता है, क्योंकि हमारी छतें साफ़ होती हैं। तो वो पानी एक जो डिग्गी बनाई होती है उसमें पाइप के थ्रू पहुंच जाता है। जो परनाला बाहर निकाल रहा है पानी, वही परनाले की पाइप जो होती है वो डिग्गी में चली जाती है, और डिग्गी में पानी भरना शुरू हो जाता है। और कभी किसी सीज़न में या कभी पानी की किल्लत हो जाए, तब उस पानी को हम प्रयोग में ला सकते हैं। इसमें तो इसी वजह से किसानों ने भी पानी की बचत करनी शुरू कर दी है। ड्रिप इरिगेशन मेथड और छिड़काव तंत्र का इन्होंने प्रयोग करना शुरू कर दिया है। अब इसके बाद हम आते हैं कि पादपों में पर अगर जल की कमी हो जाए तो उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, हमें ये तो पता है कि अगर पौधों को पानी ना दिया जाए तो पौधे सूख जाएंगे। पौधों के सूख जाने से ना तो हमें पर्याप्त मात्रा में भोजन प्राप्त हो सकता है, ना ही हमें ऑक्सीजन मिल सकती है, ना ही वर्षा हो सकती है, और हमारे आसपास की हरियाली भी खत्म हो सकती है।
इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि हमारा जल ही हमारा जीवन है। तो इसलिए इस चैप्टर में से हमने क्या सीखा कि हमें जल को संभाल कर रखना है, जल को संग्रहण करना है, उसकी बर्बादी नहीं करनी है। उसकी बर्बादी से बचने के लिए हमें अगर व्यक्तिगत तौर पर भी कुछ कदम उठाने पड़ें तो वो हमें उठाने ही चाहिए, क्योंकि जल के बगैर हम लाइफ की कल्पना भी नहीं कर सकते। लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगी अगर जल अवेलेबल नहीं हुआ। ये हमारे भविष्य को सुरक्षित करता है, ये हमारे भविष्य को सुनिश्चित करता है कि जितना जल हम बचाएंगे हमारा भविष्य भी उतना ही सुरक्षित होगा। तो इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू।